हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो लेके आ रही हूँ, खाद्य सुरक्षा जो मानक अधिनियम है 2006 वाला, उससे जो मेन फैक्ट पूछे जा रहे हैं उसके मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो इसके थोड़ी ही देर बाद आ जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अनाथ बच्चों को कहाँ रखा जाता है, महिलाओं को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी 2017 में भी पूछा गया, अभी भी पूछा जाता है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास का मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास का मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में है। भारतीय बाल कल्याण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय बाल कल्याण परिषद है, उसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। एक स्माइल फाउंडेशन के अंतर्गत मूक बधिर, मूक है ये, मूक बधिर और बहरे, मूक बधिर और बहरे, मूक बधिर और बहरे बालकों के लिए केंद्र कहाँ पर संचालित हो रहा है, तो ये बड़वाह में हो रहा है। किस फाउंडेशन के अंतर्गत, स्माइल फाउंडेशन। आज स्माइल योजना के बारे में भी पूछ लिया गया था, जो कि ट्रांसजेंडर से संबंधित है। अब ये फाउंडेशन से भी आगे वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चों से संबंधित, स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्माइल फाउंडेशन के अंतर्गत मूक बधिर और बहरे बालकों के लिए, किसके लिए, किसके लिए गलत लिखा हुआ है, मूक बधिर और बहरे, मूक बधिर और बहरे बालकों के लिए केंद्र कहाँ पे संचालित है, तो मूक बधिर और बहरे बालकों के लिए जो केंद्र संचालित है वो बड़वाह में संचालित है। अगला है, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ कब बना था, 1950 में हिंदू कुष्ठ निवारण संघ बना था। अगला है, केयर फाउंडेशन किस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। केयर फाउंडेशन तृतीय सुविधा प्रदान करता है। केयर जो फाउंडेशन होता है वो किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है, तीसरे स्तर की सुविधा प्रदान। जब बहुत ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति होता है और उसको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर मान लो, या कोई हृदय गति की कोई समस्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र समस्या होती है स्वास्थ्य से, तो उसको तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सुविधा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित हैं। मध्य प्रदेश में 408 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। अगला है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। अगला है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है। जो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन भी चलाया था 2014 में, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की स्थापना, तो ये हुई थी 2004 में। कब हुई थी, 2004 में हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की, किसने की थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में स्थापना हुई है। किसने की थी, मार्गरेट कजिन्स ने इसकी स्थापना की थी। किसने, मार्गरेट कजिन्स ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। स्माइल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। स्माइल फाउंडेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्माइल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्माइल फाउंडेशन का मुख्यालय है, याद रखना है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला। कस्तूरबा गांधी स्मारक न्यास को जो इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है वो 2008 में मिला। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला, 2008 में मिला। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किस उम्र तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कस्तूरबा गांधी बालिकाओं के लिए है, और 10 से 18 साल तक की लड़कियों को इसमें शिक्षा दी जाती है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926-27 में हुई थी। मार्गरेट कजिन्स ने इसको की थी। अगला है, स्माइल फाउंडेशन के अंतर्गत एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र कहाँ चल रहा है। एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र चल रहा है गुना में, और बड़वाह में क्या चल रहा है इसके अंतर्गत, मूक बधिर बच्चों के लिए एक विकास केंद्र चल रहा है। कहाँ पर, बड़वाह में, जो खरगोन साइड पड़ता है। और गुना में क्या चल रहा है, एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र चल रहा है। अगला है, केयर की स्थापना कब हुई थी। केयर की स्थापना 1945 में हुई थी।
स्माइल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ये वो संस्था हैं जो स्पेशल चाइल्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। अनाथ बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास बेघर हैं, घर नहीं है, उनके लिए ये संस्थाएं चलाई जाती है, किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कौन सी संस्था कल्याणकारी संगठनों की आवश्यकता का पता लगाती है कि ये संस्थाएं जो हैं वो कल्याणकारी काम करती हैं? ऐसी कौन सी संस्था होती है? तो ये है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल जो है वो कल्याणकारी संगठनों की आवश्यकता का पता लगाती है। अगला है कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की शाखाएं वर्तमान में कितने राज्यों में हैं? वर्तमान में 22 राज्यों में है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की शाखाएं वर्तमान में कितने राज्यों में फैली हुई हैं? वर्तमान में 22 राज्यों में ये फैली हुई हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई भारत सेवक समाज की स्थापना? 1952 में हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सेवक समाज की स्थापना योजना आयोग ने की थी। फटाफट करवा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी सारे जो है रिवीजन हो पाए। अगला है कस्तूरबा गांधी जो राष्ट्रीय स्मारक न्यास की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1944 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। 44-45 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी अपने पत्नी की याद में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समिति है SOS, इसने भारत में कब से काम करना आरंभ किया था? इसने भारत में 1964 से काम करना आरंभ किया था और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी और इसने भारत में काम करना आरंभ 1964 से किया था। ये बच्चों के लिए चैरिटेबल संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। क्राई जो है ये इसकी स्थापना किसने की थी? क्राई की जो स्थापना हुई थी 1979 में हुई थी। क्या हुई थी? 1979 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सोशल रिस्पॉन्सिबल जो समिति है SOS जिसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति, किस प्रकार की समिति है? ये एक अशासकीय समिति है। कैसी है? अशासकीय समिति ये है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पहला ब्लड बैंक कहाँ पे खोला गया? रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो पहला ब्लड बैंक खोला गया है वो अमेरिका में खोला गया। कहाँ खोला गया? रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पहला ब्लड बैंक अमेरिका में खोला गया। भारत केयर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य कब बना था? भारत केयर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य 2011 में बना था। भारत केयर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य कब बना था? 2011 में बना था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की स्थापना कितनी राशि से की गई थी? 1,75,00,000 की राशि से कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की स्थापना हुई। क्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड राइट एंड यू। चाइल्ड राइट एंड यू क्राई का फुल फॉर्म होता है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? पुणे में हुई थी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, देखो वो हमने ट्रस्ट पढ़ा था जो 1944 में है। ये बालिका विद्यालय है जो मध्य प्रदेश में 408 हैं। पूरे भारत में 408 हैं। ये इनकी स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इनकी स्थापना भारत में 2006 में हुई थी। केयर फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में हैदराबाद में है केयर फाउंडेशन का मुख्यालय। फाउंडेशन है ये, केयर संस्था का नहीं, केयर फाउंडेशन का मुख्यालय है। क्राई का मुख्यालय कहाँ पर है? जो चिल्ड्रन राइट एंड यू है, क्राई का मुख्यालय मुंबई में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला है रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। क्राई कितने क्षेत्रों पर काम करता है? तो क्राई 4 क्षेत्रों पर काम करता है। केयर जो का मुख्यालय कहाँ पर है? केयर संस्था जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो USA में है। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हेनरी डुरेंट ने की थी 1920 में। अखिल भारतीय नेत्रहीन 1920 में भारत में आ गया था, मतलब ये
और अखिल भारतीय नेत्रहीन समूह की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय नेत्रहीन समूह, जो बच्चे जो रहते हैं नेत्रहीन रहते हैं उनके लिए ये संस्था थी, 1946 में ये बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में SC ST को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 75% आरक्षण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में SC ST को दिया जाता है। रेड क्रॉस संस्था द्वारा पहला ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? 1937 में खोला गया था। रेड क्रॉस द्वारा पहला ब्लड बैंक कब खोला गया? 1937 में खोला गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को किस अभियान को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को किस अभियान को बढ़ावा देने आरंभ किया? सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने आरंभ किया था। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल कब बना था? केंद्रीय समाज कल्याण मंडल 1953 में बना था। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल कब बना? 1953 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। अगला है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी कार्य हैं सिवाय इसके। तो संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में सहायता करता है, सही है। उन्नत करने में छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कुछ सरकारी वित्त पोषित सरकारी अस्पतालों को चलाना, तो ये वित्त पोषित अस्पतालों को नहीं चलाता है। ब्लड बैंक देता है, आपदा के समय राहत देता है। बी इसका आंसर नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। केयर फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1997 में केयर फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। भारत में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2004 में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में कितने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय हैं? 324। कितने हैं? 324 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, 324 हैं। अगला है, भारतीय बाल कल्याण परिषद में किस उम्र तक के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो भारतीय जो बाल कल्याण परिषद होते हैं वहाँ पे 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये हमारे आबकारी का बैच आरंभ हो चुका है। गारंटेड तैयारी है। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। आरंभ के केवल 50 लोगों को चार्ज 499 है। एप्लीकेशन पर ये कोर्स उपलब्ध है। इसमें हम ट्रिक के द्वारा ये सारे टॉपिक कवर कराएंगे। MPG के, साइंस, भारत का GK, करंट अफेयर्स, पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न, जागरूकता वाले प्रश्न, ये सारा कुछ हम आपसे कराएंगे, है ना। इसका चार्ज ओनली 499 रुपये है शुरू के 50 लोगों को। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर GK विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, देख सकते हैं। FSO मतलब ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब इतनी शानदार है कि ये 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है और एक अधिकारी की वैकेंसी है। और सबसे अच्छी ये चीज़ है इसमें कि जो बच्चे MPPSC टारगेट रखते हैं और जो एक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं उनको 3 स्तर से गुजरना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बट यहाँ पे ये खासियत है कि यहाँ पर मेंस नहीं होना है, ओनली प्रीलिम्स होना है और इंटरव्यू होना है। स्पेशली एक चीज़ इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग में क्या होगा कि कोई तुक्के वाला बच्चा आगे नहीं जा पाएगा, वही बच्चे आगे जा पाएंगे जिन्होंने पढ़ाई की है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। इसमें 45 साल तक की लड़कियां और 40 साल तक के लड़के, 45 साल तक की लड़कियां और 40 साल तक के लड़के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 28 मार्च से इसका फॉर्म फिल होना शुरू होगा। कौन कौन भर सकता है? जिसने BSc बायोलॉजी से किया हो, BSc मैथमेटिक्स से किया हो जहां एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री रहा हो, या जिन्होंने MSc माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, MSc केमिस्ट्री से किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से BSc किया हो, MSc बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, कुछ भी किया हो इन्होंने, फार्मास्यूटिकल से किया हो, हॉर्टिकल्चर से किया हो, वो सब इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसकी 15 यूनिट है, 15 यूनिट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है। और ट्रिक द्वारा याद कराऊंगी तो टॉपिक आप भूलोगे नहीं। इसका कोर्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आरंभ के केवल 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद 4999 हो जाएगा। जल्दी से जाके कर देना क्योंकि ऑटोमेटिकली ही चार्ज बढ़ जाएगा एप्लीकेशन पर जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे। तो पहले ही रजिस्ट्रेशन करा के रखना ताकि कोई समस्या ना आए।
ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का ट्रिकी बैच है। हमने प्रीलिम्स का एक फाउंडेशन बैच आरंभ कर दिया है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए, 25 अप्रैल से क्लासेस रहेंगी। सारा पूरे प्री की 10 यूनिट बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से पूरा पढ़ाया जाएगा। आरंभ के 100 स्टूडेंट को चार्ज 1999 है। उसके बाद जो इसका चार्ज है 4999 हो जाएगा। हस्तलिखित थ्योरी नोट, टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक पूरा डिटेल में कवर है। कठिन टॉपिक ट्रिक से याद है, वीकली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, टेस्ट सीरीज़ है। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है। बहुत शानदार तरीके से इसकी भी तैयारी कराऊंगी मैं। जो भी जिनका भी प्रीलिम से 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता है वो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारा ये भी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, तेज आवाज़ में एक बच्चे की एक अनबनी सी प्रतिक्रिया होती है, मतलब एक अनबनी सी प्रतिक्रिया होती है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि बिजली से वही भय का निर्माण होना चाहिए। मतलब एक बच्चा कुछ अनचाही प्रतिक्रिया करता है किसी आवाज़ के प्रति, और तो ये इसमें ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर आवाज़ के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया करे। ये किसका उदाहरण है? ये अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई तेज आवाज़ में बच्चा कोई रिएक्शन कर रहा है और बच्चा कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो कौन सी प्रतिक्रिया होगी? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। किसी आवाज़ में बच्चा किसी बिजली से भय के लिए कोई बच्चा अचानक से कोई प्रतिक्रिया दे देता है, अचानक से बिना कुछ बात किए अचानक से दे देता है, तो वो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनके उद्देश्य से पूछे जा रहे हैं। और इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दूंगी। एप्लीकेशन पर बहुत सारी पीडीएफ फ्री डली हुई हैं, देख लेना। देखो, एक फ़ोल्डर बना हुआ है उसमें MPESB करके, और एक फ़ोल्डर बना है उसमें फ्री ई बुक फ्री फ़ोल्डर करके, और एक बना है ई बुक करके। तीनों फ़ोल्डर चेक कर लेना, आपको आपके काम की पीडीएफ उसमें मिल जाएंगी। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई थी? 2008 में आई थी, है ना। याद रखना, स्वास्थ्य के लिए बीमा प्रदान करती है। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया खराब, अब इलाज करवाना है तो उसके लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य एक वीडियो में एक शिफ्ट में पूछ चुके हैं। देश के हर गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैनाती करना सही है। स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, किशोर स्वास्थ्य पर ध्यान देना, स्वास्थ्य के अंतर राज्य समानता को दूर करना, संक्रामक गैर संक्रामक बीमारी को दूर करना, ये सारे ही इसके हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। विषाणु किसके माध्यम से फैलता है? या तो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है या ब्लड के माध्यम से फैलता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस मिशन के अंतर्गत आते हैं? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, ये पूछा गया है एक शिफ्ट में, और ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो किस मिशन के अंतर्गत आते हैं? वो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला है, डॉट्स प्रणाली किस रोग के लिए है? क्षय रोग के लिए। अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले, मैंने तपेदिक का एक वीडियो बनाया है, करीब 35-40 मिनट का वीडियो। उसमें मैंने पूरा तपेदिक आपको समझा दिया है, कैसे फैलता है, कितने प्रकार होते हैं, और कितने प्रकार के साथ साथ इसके कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। माइलरी टीवी क्या होता है, जननांगीय टीवी क्या होता है, ये सारा मैंने करवाया। एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या होता है, देख लेना एक बार उसको। अगला है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य है प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण। क्या होता है? प्रसव को बढ़ावा देना होता है और मातृ और शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण होता है। किसका उद्देश्य? जननी सुरक्षा योजना का ये उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जननी सहयोग योजना किस प्रकार के अस्पतालों को मान्यता देती है? चाहे निजी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, सभी को अस्पतालों को जननी सहयोग योजना मान्यता देती है। आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा देना। वहाँ पर भी जानकारी इंपॉर्टेंट आपको मिलती रहेगी आने। और अभी पढ़ाई की रिदम जो बनी हुई है उसको बिल्कुल भी टूटने मत देना। किसी न किसी परीक्षा की तैयारी करते रहना। अभी नगर निगम में भी वैकेंसी आने वाली हैं, है ना। बिल्कुल भी पथभ्रष्ट मत होना, और बिल्कुल अपने, अगर कोई भी वैकेंसी जो आती है और आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि आपने इस परीक्षा के लिए अपना जी जान लगा दिया है, उसको बिल्कुल भी छोड़ना। और कहीं ना कहीं हर टॉपिक, मानव अंग हो, योजनाएं हो, वो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करती ही हैं।
अगला है राष्ट्रीय आरोग्य निधि प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है? रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय आरोग्य निधि प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? जो रोगी होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। जननी शिशु, ये आ चुका है। जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या सेवाएं प्रदान नहीं करती है? निःशुल्क रक्त देती है। सामान्य और सिजेरियन निःशुल्क सुविधा ये भी देती है। महिला को 1000 वित्तीय सहायता ये नहीं देती है। क्या नहीं देती है? महिलाओं को 1000 वित्तीय सहायता ये नहीं देती है, बाकी सारी चीज़ें ये प्रदान करती है। ठीक है, महिला और बच्चों को बेहतर सुविधा प्रदान करती है। 1000 रुपये की वित्तीय सहायता ये नहीं देती है। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? 5 अगस्त 2016 को। 5 अगस्त 2016 को मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ जो योजना है वो आरंभ की गई थी। कब? 5 अगस्त 2016 को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको। ये जितनी भी ये इस प्रकार की योजनाएं होती हैं रोजगार वाली, वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ही आती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्यों द्वारा कितनी सहायता प्रदान करती है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व स्तरीय योजना है। ये पूरी तरह से केंद्र द्वारा प्रदत्त योजना है। पूरी तरह से 100% ये केंद्र द्वारा लाई गई योजना है। राज्यों का योगदान इसमें 0% रहता है। राज्यों का कितना रहता है? 0% रहता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अनुसार प्रत्येक चुने गए संस्थानों में कितने लाख रुपए तक का फंड रखा जाता है? 50 लाख रुपए तक का फंड रखा जाता है। कितना? 50 लाख तक का फंड रखा जाता है प्रत्येक चुने गए संस्थानों में। अगला है कायाकल्प योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कायाकल्प योजना पूछी जा चुकी है, 2015 में आरंभ हुई थी। इसमें सफाई के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पैसे दिए जाते हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना में कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है और ये पूछा भी जा चुका है ना अगली शिफ्ट में। तो इसमें कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। जो भी न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। कौन सा आने वाला है? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम आने वाला है। और ये जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है ये 2006 वाला है। 2013 आप लोग पढ़ चुके हो क्योंकि सिलेबस में था। ये सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए ये कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं इसका रिवीजन लेके आऊँगी, फटाफट 10 मिनट में इसका पूरा करवा दूँगी। तो बेल आइकन पर क्लिक करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, क्योंकि मैं और कहीं शेयर नहीं करती हूँ, आप लोग को खुद ही से ही देखना पड़ेगा। तो इसमें कितने लाख रुपए तक का दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। आयुष्मान योजना को किस बजट में पेश किया गया था? आयुष्मान बजट जो आयुष्मान योजना आई थी 2018 के बजट में दी गई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और बचाव कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2006 में आरंभ हुआ। एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड है भोपाल में, उसके द्वारा ये चलाई जा रही है। एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 किसके द्वारा चलाई जा रही है? एक चिकित्सा हेल्थ केयर है उसके द्वारा ये चलाई जा रही है। अगला है एकीकृत रेफरल जो रिपोर्ट जो चलाई जा रही है भोपाल द्वारा, वो किस स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कब आरंभ हुई थी? 2017 में। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, लेकिन जो विभाग है वो कौन सा है? चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड भोपाल है। अगला मतलब संस्था वो वाली है, लेकिन जो मंत्रालय है वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि ने कैंसर रोगी कोष की स्थापना कब की थी? राष्ट्रीय आरोग्य निधि ने कैंसर रोगी कोष की स्थापना कब की थी? 2009 में की थी। आपके लिए क्वेश्चन है आज का, कैंसर के इलाज में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में
किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ये इसका आंसर मुझे कमेंट करके दीजिएगा। जैसे कि मैग्नीज का किया जाता है, मैग्नीशियम का किया जाता है, रेडॉन का किया जाता है या कोबाल्ट का किया जाता है। इन धातुओं में से आपको मुझे बताना है कि किस धातु का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला है, आयुष्मान योजना कितने वर्ष और कितने वर्ष से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देता है? तो आयुष्मान जो योजना है वो कितने वर्ष तक की, कितने वर्ष और कितने वर्ष से ज़्यादा की बात कर रहे हैं? तो 70 वर्ष और 70 से ज़्यादा। अगर कोई 70 वर्ष तक जी गया तो ठीक, और तो अगर जीता है उसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात की तो बिल्कुल फ्री इलाज देता है। 70 वर्ष के अधिक के नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनको स्वास्थ्य का पैसा नहीं देना है, सरकार ही उनका खर्चा उठाएगी। अगला है, आयुष्मान योजना प्रत्येक परिवार को कितने लाख का बीमा उपलब्ध कराती है? 5 लाख का बीमा उपलब्ध कराती है। भारत नवजात शिशु कार्य योजना कब आरंभ हुआ था? सितंबर 2014 में भारत नवजात शिशु कार्यक्रम आरंभ हुआ था। एनआरएचएम की स्थापना कब हुई थी? एनआरएचएम की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम की स्थापना हुई थी। आयुष्मान योजना को नरेंद्र मोदी ने कहाँ से आरंभ किया था? रांची से आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था आयुष्मान योजना को? नरेंद्र मोदी ने रांची से आरंभ किया था। किस योजना को सुपर हीरो टीम कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जननी सुरक्षा योजना जो कि एनआरएचएम के तहत आरंभ है। इस योजना में अगर ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव होता है तो 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में प्रसव कराने पर 1000 रुपये की राशि दी जाती है। और इसके अलावा जो प्रेरक रहती हैं, जो उसको महिला को हॉस्पिटल तक लेके आती हैं, उनको भी पैसे दिए जाते हैं। किस योजना के अंतर्गत? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। जननी सहयोगी योजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि एनआरएचएम की योजना आपके में बहुत आई हैं और आपके में अलग से मेंशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जननी सहयोगी योजना किस मिशन के अंतर्गत आता है? एनआरएचएम के अंतर्गत आता है। जिन्होंने हमारा बैच लिया होगा पहले से ही, ये सारे एमसीक्यू में बार बार प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, इनकी थ्योरी भी दे चुकी हूँ, इनकी पीडीएफ भी दे चुकी हूँ, इनके एमसीक्यू भी दे चुकी हूँ और इनके टेस्ट भी ले चुकी हूँ। जननी सुरक्षा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जननी सुरक्षा योजना एनआरएचएम के अंतर्गत आती है। शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को कितने रुपए दिए जाते हैं? 1000 रुपये दिए जाते हैं। जननी सहयोगी योजना में कौन लोग पात्र होते हैं? जननी सुरक्षा योजना में कौन लोग पात्र होते हैं? गर्भवती महिला, बीपीएल परिवार की गर्भवती महिला, बीपीएल परिवार का नवजात शिशु। तो बीपीएल जो जननी सहयोगी योजना में बीपी, क्योंकि हम उनको सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग किसको करेंगे? जो गर्भवती, मतलब जो बीपीएल होंगे, ठीक है, हम उनको सहयोग प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएम जनमन योजना 2023 में ये आई है विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए। बैगा, भारिया, सारिया, बैगा, भारिया, सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति होती हैं, इनके लिए ये आई है। और इसमें इसके अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 194 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसकी जो घोषणा हुई थी, मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने शहडोल से इसकी घोषणा की थी। जो जनजाति जो क्षेत्र रहते हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उनकी आर्थिक मदद करने के लिए इसको आरंभ किया गया था। पूरक पोषण आहार के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? 6 माह से 3 वर्ष। आपके लिए क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस दिन पूरा देश में प्रभावी हो गया था? तो ये हो गया था 15 जनवरी 2016 को पूरे देश में प्रभावी हो गया था। वर्तमान में इसका 2022वां संस्करण चल रहा है। भारत का पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में हुआ था 1927 में। अगला है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किसके द्वारा निरसित किया गया? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 की जगह पर इसको लाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बार बार बोलूँगी कि जो लोग भी जिनके पास ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री है, पीजी में केमिस्ट्री है, ग्रेजुएशन में माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है या पीजी में है, वो सारे लोग एफएसओ का फॉर्म ज़रूर डालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग एमपीपीएससी का सपना देख रहे हैं और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाके एमपीपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर लेना और एफएसओ का बिल्कुल
14 दिसंबर को एग्ज़ाम है। 8 महीने की लगातार आप टॉपिक वाइज ट्रिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं, लग के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी तुरंत जाके कोर्स ज्वाइन कर लो। आबकारी का फॉर्म भरा है तो आबकारी का कोर्स ज्वाइन कर लो। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया जाता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम करने से प्रतिबंध लगाया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 में हुई थी, मार्च 1993 में हुई थी राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। जो महिला ई हार्ट योजना जो है वो महिला बाल विकास मंत्रालय और महिला कोष की सहयोग से ही आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 को हुआ था। बाल विवाह महिला संविदाकारी पक्षधर को भरण पोषण देता है तो ये किस धारा में प्रावधान किया गया? ये पूछा गया है, धारा 5 में प्रावधान किया गया है। बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षधर को भरण पोषण देने का प्रावधान है, ये किस धारा में बोला है? धारा 5 में बोला गया है। कौन बाल विवाह को शून्य घोषित कर सकता है? तो बालक वर और बालक वधू दोनों ए में से जो भी विवाह के समय बालक था वो उसको शून्य घोषित कर सकता है। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? भारत पोलियो मुक्त 2014 में हुआ। भारत में सबसे पहले बालकों में सबसे पहले किस चिंतन का विकास होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास बालकों में सबसे पहले होता है। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? विकास के गति सिद्धांत के अनुसार। विकास की गति सिद्धांत के अनुसार अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता? संवेगात्मक विकास पर प्रभाव नहीं डालता। दृष्टि से संबंधित जो दोष हैं शारीरिक व मानसिक पे डालेगा, शैक्षिक पे डालेगा, सांस्कृतिक उसको कल्चर समझने में परेशानी आएगी, लेकिन संवेगात्मक पर प्रभाव नहीं डालेगा। भारत में एड्स महामारी की जो पहली घटना थी वो कब सामने आई है? 1986 में सामने आई है। महिलाओं को पुरुष के समान कार्य का समान वेतन की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 39 में। समान पुरुषों के समान महिलाओं को भी वेतन दिया जाएगा। महिला है तो ऐसा नहीं तो महिलाओं तो में कम वेतन दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को बलपूर्वक काम करने से रोकना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। ये आज पूछा भी गया है। देखो, दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 23 है और एक अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 बोलता है बंधुआ मजदूरी, मतलब बंधुआ मजदूरी मतलब बच्चे को बांध के आप मजदूरी नहीं करा सकते बलपूर्वक जबरदस्ती। और 24 में बोला है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवा सकते। ये अनुच्छेद 24 बोलता है। दोनों ही बच्चों से संबंधित हैं और दोनों ही पूछे जा रहे हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके द्वारा बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? जीने का दिया गया है, विकास का दिया गया है, सुरक्षा का दिया है, पलायन का अधिकार नहीं दिया है। अगला है, दस्त में किस तत्व की दवाई की आवश्यकता होती है? डायरिया या दस्त में जिंक की आवश्यकता होती है। MUAC टैप का मान गंभीर कुपोषण के लिए कितना होना चाहिए? गंभीर कुपोषण अगर है तो 11 या 11 से कम माप आएगा। MUAC स्केल मिडिल अपर आर्म सरकमफेरेंस बोलते हैं, जो ये जैसे हाथ होता है यहाँ पर स्केल बांध देते हैं, और अगर 11 से कम होता है तो गंभीर कुपोषण होता है। 11.5 से 12.5 तक होता है तो सामान्य होता है, और 12.5 से अधिक होता है तो अच्छा मतलब अति पोषित व्यक्ति बच्चा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।